नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनस्टॉपेबल्स के ऊपर। मेरे पीछे आप पेशवाओं के नाम देख पा रहे होंगे और ये पेशवास के कंटेक्स्ट में आपको पूछा गया है कि रघुनाथ राव, बालाजी बाजीराव, नारायण राव और बालाजी विश्वनाथ में सबसे पहले कौन आया था। उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप सेटअप करिए, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले से लेके एंड तक की कहानी है। इंटरेस्टिंगली ये जो सवाल है आज यूपीएससी के द्वारा नहीं पर यूपीपीसीएस के अंदर पूछा जा रहा है। मतलब आयरनी है एक तरह की, हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो पेशवाओं के कंटेक्स्ट में आपको हिस्ट्री पूछ रही है। कहने की बात यह है कि अगर आपने यूपीएससी के लेवल, ऑल इंडिया लेवल की तैयारी की होगी तो आप आराम से यूपीपीसीएस के एग्जाम को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आज हम लोग वही करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है प्रतीक नायक और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं अनअकैडमी के ऊपर। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पेपर जो अभी इस संडे यानी कि अभी 2 दिन पहले यूपीपीसीएस के द्वारा कंडक्ट किया गया था। उसमें हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या यूपीएससी लेवल की एनालिसिस इसके अंदर हो सकती है। यूपीएससी के जो विद्यार्थी अगर वो तैयारी करेंगे तो उनका कितना लाभ होगा और कितना नहीं होगा। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूं, इसी प्रकार के अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन करिए इंडिया के लार्जेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम में जिसका नाम है यूसीएससी अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, जो अभी दिसंबर के लास्ट हफ्ते में हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा ये टेस्ट के क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं। 29 दिसंबर को ये होगा सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। जरूर से इसका लाभ उठाइए। ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है जहां आपको प्राइजेस मिल सकते हैं, रिवॉर्ड मिल सकते हैं। आप अपने आप को गेज कर सकते हो कि आप कहां पे स्टैंड आउट कर रहे हो, क्योंकि ये लाइव टेस्ट होता है और आपके साथ हजारों विद्यार्थी अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस टेस्ट में जो टॉपर्स होते हैं उनको हम फेलिसिटेट भी करते हैं। हमने पिछले साल भी फेलिसिटेट किया था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, इसका जरूर से लाभ उठाइए। नई बैचेस के अंदर जुड़ सकते हो। हिंदी की शिखर बैच, आरंभ बैच इंग्लिश में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं हिंदी इंग्लिश में, इग्नाइट बैच या आगाज बैच 2027 के लिए, इसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये कोड यूज करना ना भूलिएगा, PN Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल। इसके सिवाय हमारी हिस्ट्री ऑप्शनल है या ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी कंडक्ट करवाते हैं। आप जरूर से इसका भी लाभ उठाइए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके सिवाय हम आपको मॉक इंटरव्यू की भी तैयारी करा रहे हैं। अगर आप और आप में से कोई भी आपके दोस्त यूपीएससी के इंटरव्यू लेवल तक पहुंचे हैं, स्टेज तक पहुंचे हैं, तो जरूर से आप हमें कांटेक्ट कीजिए। आपको लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम अनअकैडमी के द्वारा फ्री कंडक्ट कराया जा रहा है। सब्सक्रिप्शन लेते समय या कोई भी फॉर्म भरते समय जब आपको यूपीएससी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई कोड की आवश्यकता होगी तो ये कोड जरूर से यूज करेगा, PN Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। खैर चलते हैं आगे और आपको ये सवाल पूछा गया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेटअप करना है। बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले पेशवा थे, आपको ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए। उसके बाद देखोगे तो बाजीराव वन के बाद हमें देखने को मिलता है बालाजी बाजीराव, मतलब वो विल्सी की सेकंड या तीसरे पेशवा के रूप में मिलेंगे जिनको नाना साहेब के रूप में भी पहचानते हैं। राइट और रॉन्ग सर? ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नाना साहेब की मृत्यु हो गई और उनके बेटे विश्वासराव की भी मृत्यु हो जाती है पानीपत के अंदर। विश्वासराव के भाई थे माधवराव, वो पेशवा बने और उनको भी उनकी भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद नारायण राव पेशवा बनते हैं 1773 से 1774। तो वी विल फाइंड कि इनका जो सीक्वेंस होगा वो यहां से ये होगा, ये तीसरे होंगे, ये चौथे होंगे। तो वी विल सी कि रघुनाथ राव 1773-74 में बनेंगे, फिर उनको हटा दिया जाता है, अगर आपको ये कहानी याद होगी। इनफैक्ट रघुनाथ राव वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ नारायण राव एज वेल। ओके, तो हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर 4, 2, 3, 1 होगा, क्योंकि ये सबसे पहले आएंगे, उसके बाद ये होंगे, फिर ये होंगे, ये होंगे। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी किस तरह से चलती है। इंडिया के ऊपर पूछा गया है, अर्ली ट्रेड के कंटेक्स्ट में पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू द रेफरेंसेस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन इंडिया। यस, भारत के प्राचीन हिस्ट्री में बहुत सारा रिवर पोर्ट्स की कहानी है। पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन भी रिवर पोर्ट्स के रूप में था। अशोक के पीरियड के अंदर भी हमें पता चलता है कि नेशनल वाटरवे 1, जिसे हम लोग इलाहाबाद हल्दिया के साथ जोड़ते हैं, वो भी एक रिवराइन पोर्ट के रूप में था। देयर वर लार्ज एंटरपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। इनफैक्ट भरूच देख लो, लोथल देख लो, आप कलकत्ता में ताम्रलिप्ति के अंदर वाले एरियाज देख लोगे, वहां पे आपको अंतरपोर्ट्स मिलेंगे। अंतरपोर्ट्स का मतलब क्या है कि ऐसे पोर्ट्स जहां पे एक्सचेंजेस हो रहे हैं, सर सामान उतर रहा है, फिर आगे लेके जा रहा है, कहीं से आ रहा है, फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। राइट? तो प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से इसके दोनों के दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए। इसका राइट आंसर मैं तो ए कंसीडर करूंगा। खैर यूपीपीएससी अपनी सब्जेक्टिविटी क्या निकालता है वो उसी को ही पता है, बट मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ए होगा सर। ठीक है। इसके सिवाय आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेन डायनेस्टी को लेके, सेन डायनेस्टी के राजाओं को लेके, और आपको उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए ये बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बंगाल में 10th सेंचुरी के ट्रांजिशन में जब पाल का डिक्लाइन हुआ तो सेन डायनेस्टी सत्ता के ऊपर आई। राइट?
अब सेन डायनेस्टी सत्ता के ऊपर आके वहां किस किस तरह के कौन से राजा होते उसके बारे में आप समझिए। तो मुझे उतना पता है कि विजय सेन आखिर के राजा थे, लक्ष्मण सेन आखिर के राजा थे, जिनके ऊपर वी विल सी कि बख्तियार खिलजी ने आके अटैक किया था, घोड़ा बेचने की कहानी अगर आपको याद होगी तो सर। ओके, तो मुझे ये चीज पता है कि ही वाज द लास्ट किंग अराउंड। अब इसमें अगर लास्ट किंग कोई है या 2 नंबर सबसे लास्ट में कहां पे आ रहा है आप यहां पे देख लीजिए सर, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होगा दोस्तों कि आपको और कोई सीक्वेंस नहीं पता है, बट यू नो दिस फॉरन कि भाई ये सबके सब राजाओं की कहानी आपको शायद ना पता हो। मुझे पहले और आखिर के राजा के बारे में थोड़ा बहुत पता है। जैसे हेमंत सेन के बारे में मुझे ये पता है कि ही वाज द फर्स्ट किंग सर, ठीक है ना। इन्होंने वी विल सी कि सामंत सेन के बेटे के रूप में सेन डायनेस्टी को आगे कंटिन्यू किया था। तो इस तरह से मुझे ये पता है कि ये फर्स्ट थे और मुझे ये पता है ये लास्ट थे। तो बहुत बार क्या होगा कि फर्स्ट और लास्ट का आपको नॉलेज होगा तो आप सीधा सीधा फर्स्ट 3 नंबर पे है और 2 लास्ट नंबर पे है, तो 3 4 1 2 यही बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव निकल के आ रहा है, राइट। ओके, तो हर बार जरूरी नहीं है कि आपको क्रोनोलॉजिकली हर एक डेट्स याद रहेगी, हर बार जरूरी नहीं है कि आपको है ना ईच एंड एवरी राजा का ईयर याद रहेगा। खैर यहाँ पे मैंने नोट्स के अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ है कि हेमंत सेन ने फाउंड किया था समवेयर 1095, फिर विजय सेन आ गए 1096 में, फिर बल्लान सेन 1158 में और लक्ष्मण सेन 1179 से शासन करते हैं और तकरीबन 1200 के आसपास 1206 1204 के आसपास ऐसा कहते हैं कि बख्तियार खिलजी घोड़ा बेचने आया और लक्ष्मण सेन भाग गया सर, ठीक है। तो उसके बाद इनका डिक्लाइन चला गया, राइट। तो इस तरह के भी सवाल आपको पूछे गए हैं इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन नंबर आपके सीक्वेंस में जो भी होगा, बट इसका आंसर डी होगा, ये क्वेश्चन का डी होगा, नेक्स्ट याद रखेगा। नेक्स्ट सवाल बैरम खान के बारे में आपको पूछा गया है। बैरम खान जो मिडिवल इंडिया की पॉलिटी है, यूपीएससी के अंदर तो मिडिवल इंडिया से सवाल आते हैं, यहां पे भी पूछा गया। क्या पूछा? अकबर गेव द टाइटल ऑफ खान ए खानम टू बैरम खान। ये सही है कि गलत है? ये सही है सर, ठीक है, दिस इज करेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा पूछा गया द टाइटल वाज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर ऑफ एम्पायर। क्या बैरम खान को वजीर के रूप में जब ये अपॉइंट किया गया, वजीर वकील, अगर आपको पता होगा 1556 में जब अकबर 13 साल का था तभी वी विल सी कि बैरम खान को वजीर वकील का टाइटल दिया गया था। वजीर वकील मतलब एडवाइजर कम प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन हुआ करती थी क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। नॉट गिवन है, इनफैक्ट इट वाज गिवन एट दैट टाइम ओनली, और इसी ने ही सेंट्रलाइज किया था। बैरम खान ने ही वी विल सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अपनी डोमिनेशन है वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश की और 4 साल तक अकबर को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इट वाज गिवन एट दैट टाइम। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी 1 ओनली होना चाहिए सर, ठीक है, 1 ओनली होना चाहिए। अकबर गेव दिस टाइटल एट द अपॉइंटमेंट इमीडिएटली, और ऐसा नहीं था कि बाद में टाइटल दिया था। इनफैक्ट खान ए खानम की जो टाइटल है या खान ए खान की टाइटल जो है ये एक रिस्पेक्टफुल टाइटल के रूप में थी जो इसके बेटे को भी कंटिन्यू दिया गया था। मतलब जैसे अब्दुल रहीम खान ए खानम का नाम सुना होगा आपने, जो बैरम खान का ही बेटा था, उसको भी अकबर ये कंटिन्यू करवाता, राइट। इसका 1 आंसर होगा, सेकंड वाला गलत है क्योंकि 1556 में ही ये दे दिया गया था, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके सिवा एक क्वेश्चन आया है जस्टिस पार्टी के बारे में। जस्टिस पार्टी अपोज कांग्रेस बाय कॉलिंग इट अ ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। सही है कि गलत है? यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि ये पार्टी 1915-16 के अंदर बन के आई थी साउथ इंडिया के अंदर। इसको साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन के साथ भी लोग जोड़ते हैं, और ये इंटरमीडिएरी कास्ट थी। इनका ये मानना था कि हम लो कास्ट भी नहीं, हाई कास्ट भी नहीं, हमारे फ्रीडम की, हमारी इंडिपेंडेंस की और हमारे राइट्स का क्या, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, राइट। Secondly, it claims same communal representation for non-Brahmins as Morley Minto Reforms Act given to Muslims. Okay, yes, this is also correct. आपको पता होगा 1909 के अंदर ये Morley Minto Reforms से मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए। उसके बाद जस्टिस पार्टी के जितने भी लीडर्स है वो सब भी कह रहे थे कि हमारे कम्युनिटी के भी दिया जाए। इसमें आपको मुदुलियार्स देखने को मिलते हैं, रेड्डीज देखने को मिलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और भी इंटरमीडिएट लैंडलॉर्ड कास्ट देखने को मिलती है जो दक्षिण भारत की पॉलिटी में बहुत एक्टिव थी। इनफैक्ट ये जस्टिस पार्टी के साथ ही जुड़े हुए थे आपके ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के रूप में कहते हैं, जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को चलाएंगे, और वहां से द्रविड़ कजगम, द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम, डीके या डीएम के नाम की पॉलिटिकल पार्टीज आज की तारीख में आपको मिल जाएगी, राइट। ओके, तो इन्होंने पॉलिटिकल सेंस में मांग की थी। ये सही है, आपको ये दोनों के दोनों सही मिलेंगे। इसका आंसर वी विल सी कि ए आएगा, मतलब यहां पे तो सर ठीक है ना, ए आएगा। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, हम लोग इसके अंदर से ए लिख देंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के कंटेक्स्ट में आपको सवाल पूछा गया है कि क्या सही आपको बताना है। द वर्कर पीजेंट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1927 गिवन एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। ये सही है कि गलत है? देखिए ये सही है। भारत में 1920 के दशक में कम्युनिस्ट मूवमेंट अपनी पीक के ऊपर चला गया था। आप सबको पता होगा कि कम्युनिस्ट मूवमेंट अपनी आफ्टर द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन रशिया,
तो उसके बाद पूरे विश्व के अंदर फैलता है, तो भारत में भी फैला था, राइट। अब सवाल ये आता है कि ये बन के आया था तो 1927-28 के ट्रांजिशन में बना था, कुछ किताबों में 28 भी लिखा गया है, पर मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको 1927 दिखेगा। तो ऐसे डांगे जैसे लोग आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, मुजफ्फर अहमद जैसे लोग देखने को मिलेंगे जो इनिशियली इसको फाउंड अप करते हैं, और इनका काम ही ये था कि हम लोग कांग्रेस के अंडर में काम करेंगे और कांग्रेस को लेफ्टिस्ट बना देंगे, रेडिकल बना देंगे, कांग्रेस को रिवॉल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे, राइट। ओके, तो वी विल फाइंड कि दे वांटेड टू वर्क विद इन अ कांग्रेस, दिस इज आल्सो करेक्ट। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे तो इसका आंसर ए जाएगा, वी विल सी कि इसका आंसर ए जाएगा, ये ए आ जाएगा सर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अभी प्रैक्टिकली करेक्ट है, इनफैक्ट इसके ऊपर फिर डिबेट करनी है तो कर सकते हैं कि बीच में कुछ लीडर्स ऐसे भी थे जो क्रांति के लिए एक अलग आयाम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंटर्स में आपको पूछा गया है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन कब बना है, आप बताइए। अब देखिए ये सवाल बड़ा भारी है क्योंकि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी नामक संस्था बेसिकली मतलब है ना ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और एक इंडियन एसोसिएशन। अब मुझे पता है कि इंडियन एसोसिएशन एसएन बनर्जी द्वारा बनता है 1876 के अंदर। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन भी मुझे पता है कि 1866 के आसपास बन दिया जाता है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन तकरीबन 1870 में बनता है, मैरी कारपेंटर के द्वारा, केशव चंद्र सेन की साथी हुआ करती थी, और ये इंग्लैंड के अंदर बनाती है। अब सवाल ये आता है इंडियन सोसाइटी। अब बेसिकली इंडियन सोसाइटी को किसको मानेंगे, क्योंकि 2-3 इंडियन सोसाइटी नाम की संस्थाएं थी, तो वेरी वेग एंड वेरी ओपन एंडेड ऑप्शन हैज बीन गिवन, क्योंकि इसके ऊपर मैं डिबेट भी कर सकता हूं। खैर, अपन डिबेट के ऊपर नहीं जा रहे हैं, पर थोड़ा बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव देखते हैं कि 1866-70 बीच वाला हमको अभी क्लैरिटी नहीं है। ये 66-5 में भी एक संस्था बनी है, और 1872 में भी आनंद मोहन बोस के द्वारा एक इंडियन सोसाइटी बनाई जाती है। लेटर ऑन फिर वो मर्ज हो गई थी बिगर इंस्टीट्यूशंस के साथ, और ये 1876। तो अगर आप इस तरह से सीक्वेंस में देखोगे तो 1, 2, 3 को डैश कर दे और 4 कर दे, कहीं मैचिंग में जा रहा है 1, 2, 3, 4 सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि यहां एक 1, 2, 4, 3 और 1, 2, 3, 4, तो मोटे मोटे तौर के ऊपर मैं इसको 1, 2, 3, 4 के हिसाब से आइडेंटिफाई करूंगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई 1, 2, 4, 3 भी हो सकता है, बट आई कंसीडर 1, 2, 3, 4। वन ऑफ द रीजंस इज कि अगर इसको आप इस तरह से आइडेंटिफाई करिए कि 1870s के दशक में करीबन 1872 के आसपास भी ये बन के आई होगी, तो भी वी विल सी कि 1, 2, 3, 4 में ही सेट हो रही है। तो इट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन मेरे हिसाब से। अब यूपीपीसीएससी इसमें कौन से इंडियन सोसाइटी को मानता है, क्योंकि एक जैसे बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी भी हुआ करती थी। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी से अगर मैं शुरू करूंगा तो वो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन बन के आती है, क्योंकि वो बनी थी 1851 में सर, ठीक है। पर यहाँ 3 से तो कोई ऑप्शन ही शुरू नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे 3 से तो कोई ऑप्शन, तो मतलब ये 1872 वाली ही है, मैं ऐसा अज्यूम करता हूं। तो राइट आंसर इसका 1, 2, 3, 4 होगा, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन मुझे कंफर्म है कि 1876 के अंदर होगी सर, ठीक है। तो वी विल सी कि इसका राइट आंसर अपन डी करेंगे। मैंने एस्ट्रिक किया हुआ है क्योंकि इसके ऊपर शायद यूपीएससी या यूपीपीएससी ऐतराज ना अपना जचा है सर, ठीक है। तो बड़ी मतलब है ना कॉन्फ्लिक्टिंग है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनती है, नेशनल इंडियन एसोसिएशन मैरी कारपेंटर, इंडियन सोसाइटी ऐसे केशव सेन के द्वारा आनंद मोहन बोस के द्वारा 1872 के अंदर बनती है, और इंडियन एसोसिएशन एसएन बनर्जी के द्वारा सर, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनफैक्ट बिगेस्ट ऑल इंडिया एसोसिएशन जो कोई बनी थी समवेयर बिफोर कांग्रेस, वो इंडियन एसोसिएशन ही थी। इसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहते हैं, और एसएन बनर्जी बड़े अलग प्रकार के व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, डी होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अर्लीस्ट टू लास्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेटअप करना है, और ये बहुत नजदीक नजदीक के इवेंट्स दिए, इतने नजदीक के दिए कि बात मत करो, मतलब डिबेट हो सकती है। अब जैसे रॉयल इंडियन नेवी का जो रिवॉल्ट है, आरआईएन म्यूटिनी है, वो 11 और 18 फरवरी के दिन वी विल सी कि 1946 के अंदर हुआ सर, ठीक है। तो 11 and 18 फरवरी 1946 वाज द आरआईएन म्यूटिनी दैट टुक प्लेस इन मुंबई, राइट। अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन वो लेट फरवरी में होता है, फरवरी 1946 में, इमीडिएटली आफ्टर द रिवॉल्ट ये किया गया। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट समवेयर इन द मंथ ऑफ सितंबर 1946, जब डायरेक्ट एक्शन का नारा दिया गया और उसके बाद सरकार बननी शुरू हो जाती है, एंड वी विल फाइंड कि नेहरू उसको बनाएंगे, फिर जिन्ना अपनी मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इन दिल्ली। अब देखिए ये दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रबलसम ऑप्शन, क्योंकि ये नॉर्मली हम हिस्ट्री के अंदर नहीं पढ़ते, क्योंकि ऐसे सैकड़ों डेलीगेशन इंडिया के अंदर आया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा सर, ठीक है। अब नीचे जाके हमको देखना पड़ेगा कि बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कहां पे जा रहा है। अब हमें पता है कि रॉयल इंडियन नेवी का जो रिवॉल्ट है वो 11 और 18 फरवरी 1946 में हो गया।
कैबिनेट मिशन लेट फरवरी, क्योंकि ये रिवॉल्ट के बाद ही डिक्लेयर किया गया था। इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द रिवॉल्ट। ओके, आप हिस्ट्री थोड़ा पढ़े होंगे तो आपको आइडिया रहेगा। अब सवाल यहां पे क्या पूछा गया है, ऑप्शंस के अंदर देखिए तो आपको पता है कि 4 तो सबसे पहले आएगा ही सर, है ना, क्योंकि यहां ऑप्शन नंबर 2 4 1 3 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी पर ये तो नेगेट हो जाएगा, क्योंकि 2 तो हमें पता है कि लेट फरवरी 1946 में, मतलब वो पहले में तो सीक्वेंस से शुरू ही नहीं हो सकता, राइट। अब इसके अंदर अगर आप देखिए तो मेरे हिसाब से ये अगर आप सबसे पहले गिन लेते हो ऑप्शन नंबर 4 को, ये फर्स्ट इवेंट के रूप में समवेयर ये जनवरी 1946 में घटना बनी थी, जहां ब्रिटेन के लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव और लिबरल्स, बाकी सारे एक ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो भारत के अंदर आए होते हैं। तो इसको सबसे पहले गिन ले। इसके बाद RIN म्यूटिनी कर दे, तो 4 1 कर दे, फिर 2 कर दे और 3 कर दे सर, है ना। 4 1 2 3 का कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो इसके लिए मुझे आंसर जो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल जाएगा सर, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जनवरी 1946 से, इंटरिम गवर्नमेंट सितंबर 1946 में, कैबिनेट मिशन लेट फरवरी 1946, मार्च में आता है कैबिनेट मिशन बाय द वे सर, ठीक है। एंड RIN म्यूटिनी जो है वो 18 फरवरी 1946 के दिन होता है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इतनी नजदीक की तारीखें कौन याद रखता है बे, है ना। इतनी नजदीक की तारीख कोई बच्चे को याद नहीं रहेगी, पर यूपीपीसीएस एक्सपेक्ट करता है कि आपको याद रहना चाहिए। तो ट्रिकी है, थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इट वाज बहरमजी मलबारी एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को लेके है। रकमाबाई केस एक बड़ा फेमस हुआ था, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा भारतीय इतिहास के अंदर। और रकमाबाई केस में भी विल सी की इन्हीं की ही बात हो रही थी। तो रकमाबाई डिफेंस कमेटी को लीड किया था बहरमजी मलबारी, राइट। तो इट वाज बहरमजी मलबारी, ए पारसी रिफॉर्मर फ्रॉम बॉम्बे हु एडवोकेटेड दिस लेजिस्लेशन। सही है, यस सही है। इट वाज सपोर्टेड बाय एक्सट्रीमिस्ट विंग लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। इनफैक्ट तिलक इसका अपोज कर रहे थे। तिलक कह रहे थे कि व्हाई द ब्रिटिश आर इंटरफियरिंग इनटू द इंडियन कस्टम्स, हम हमारे समाज के नियम खुद बदल देंगे, हम बहुत ही प्रोग्रेसिव और इवॉल्विंग सोसाइटी रहे हैं। तिलक का विरोध इस पीरियड के ऊपर नहीं था कि तिलक बड़े रिवाइवलिस्टिक थे और कंजर्वेटिव थे। तिलक का विरोध इस बात के ऊपर था कि व्हाई द ब्रिटिश आर इंटरफियरिंग, राइट। ओके, तो तिलक केसरी और मराठा जैसे न्यूज़पेपर्स उस पीरियड में लिखना शुरू किए थे, उन्होंने अपोज किया था सर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है, सी ओनली 1 आएगा। एंड वी विल फाइंड कि इसका आंसर हम लोग सी के रूप में कंसीडर करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बड़ा डिबेटेबल सवाल है सर, ठीक है। डिबेटेबल सवाल इसके अंदर से मिलता है क्योंकि इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। एक पूछा गया है असर्शन रीजनिंग में, शिवाजी हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम द बिग देशमुख। सही है कि गलत है? दिस इज करेक्ट सर, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि शिवाजी जब सत्ता में आए तो देशमुख देशपांडे जो ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड थे, सामंत लोग थे, वो कभी भी उनके पावर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो देशमुख वर नॉट इन फेवर ऑफ एन इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट एंड वांटेड टू रिमेन फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ विजयनगर। अब इसमें देखिए कि बोथ आर स्टेटमेंट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फॉल्स एंड ट्रू। एंड अब हमें पता है कि ये दोनों के दोनों ऑलमोस्ट ट्रू है, क्योंकि सामंतों लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई हमारी सत्ता और हमारी शक्ति चली जाएगी सर, ठीक है। सवाल यहां पे आता है कि क्या दे वांटेड टू रिमेन एज ए फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ विजयनगर, सॉरी बीजापुर स्टेट, ओके, कि क्या बीजापुर के कंटेक्स्ट में। तो इसमें ना हिस्ट्री अलग अलग जवाब देती है। इनिशियली जो मराठे सरदार थे वो बीजापुर के अंडर में काम कर रहे थे, उनको सामंती रूप में बहुत ही फायदा हो रहा था, राइट, बिकॉज बीजापुर स्टेट कमजोर हो रहा था और सामंतों की अपनी राज्य बननी शुरू हो गई थी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसको हिस्ट्री के ग्रेटर पिक्चर के साथ देखोगे तो आपको सही मिलेगा सर, ओके। अब कुछ लोग इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि मास्टर ये स्टेटमेंट शायद गलत है। मैं टाइमिंग अभी इसके लिए इसको सही मानता हूं, क्योंकि ये इसके असर्शन रीजनिंग के साथ मैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि शिवाजी को बहुत ही टफ लगा, देशमुख देशपांडे के पावर को इन्होंने खत्म किया, जागीरदारों की पावर को खत्म किया, अपने ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, कुलकर्णीस को, चिटनीस को, सचिवों को, तब जाके मराठा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलाइन होती है सर, ठीक है। तो कभी आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे तो मोटे मोटे तौर के ऊपर मुझे लग रहा है कि इसका आंसर अपन ए के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। स्टिल डिबेटेबल है, एस्ट्रिक करके जा रहा हूं, फिर है ना कमेंट सेक्शन के अंदर लड़ाई झगड़ा मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अशोक के स्टेटमेंट को लेके, द डेफिनेशन ऑफ धम्मा गिवन बाय अशोक इज टेकन फ्रॉम राहुल अवाद सूत्र। और चौथा पूछा गया, इन द 14th years ऑफ द कोरोनेशन अशोका अपॉइंटेड न्यू टाइप ऑफ स्टाफ कॉल्ड एज धम्म महामंत्रास। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अशोक का धम्म क्या था? अगर आपको याद होगा तो अशोक का धम्म था कि है ना क्या कहते हैं, एग्जेजरेशन ना करो, फेस्टिविटीज में खर्चा ना करो, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करो, सबके साथ प्रैग्मेटिक रहो सर, ठीक है, अपने संप्रदाय के बारे में गुणगान ना गाओ सर, ठीक है, खाली खोटी एनिमल्स की किलिंग्स ना करो। तो बहुत सारी चीजें थी। क्या राहुलवाद सूत्र से था? अब ये टेक्स्ट कौन सी है? तो इट इज पार्ट ऑफ द सुत्त पिताक।
बुध ने अपने संतान राहुल के साथ डिस्कशंस किया था। अब उसमें थोड़ी बहुत धम्म की इंटरप्रिटेशन है। अशोक का धम्म बड़ा प्रैग्मेटिक था सर, ठीक है। सो इट एनकम्पास्ड ऑल द रिलीजियस आइडियल्स, मतलब उसमें प्रैक्टिकलिटी थी ज्यादा। तो ऐसा नहीं था कि खाली बुद्धिज्म और बुधा की राहुल के साथ जो डिस्कशन हुई थी उसी के ऊपर से अशोक का धम्म है। तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो धम्म की डेफिनेशन खाली राहुलवत सूत्र से नहीं है, इसके बाहर से भी ली गई है। ये स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा गलत गिनते हैं। इन द 14th years of his coronation, Ashoka appointed a new type of staff called as धम्म महामंत्रास। अब देखिए अशोक 273 बीसी के ऊपर पावर के ऊपर आया। लेटर ऑन विल सी की उसने लड़ाइयां की और 269 के आसपास उसने सत्ता कैप्चर की। 269 से जैसे जैसे समय का आगे गया वैसे वैसे हमें पता चलता है कि उसने धम्म महामंत्रास की अपॉइंटमेंट की थी फॉर द स्प्रेड ऑफ धम्मा। इनफैक्ट धम्म महामंत्रास में अशोक ने अपने बेटे बेटी को संत क्या कहते हैं महिंद्रा को भेजा था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट दिस प्लेस कॉल्ड श्रीलंका, एंड अपनी डॉटर को भी भेजता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सही है। अब मोटे मोटे तौर के ऊपर 13-14 ईयर उसकी कोरोनेशन के आगे पीछे का पीरियड चल रहा था, तो इसको अपन सही मान लेते हैं सर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ओनली 2 होगा। इसका राइट आंसर अपन डी के रूप में कंसिडर करेंगे, ओनली 2 के रूप में कंसिडर करेंगे, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्किश इन्वेजन को लेके है, असर्शन रीजनिंग के ऊपर है। द तुर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वाज सक्सेसफुल था कि नहीं था? यस, घुरी की इन्वेजन जो थे वो सक्सेसफुल रहे सेंट्रल एशियन इन्वेजन के रूप में। देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया, दिस इज आल्सो करेक्ट सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो इसमें तो आपको क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि बोथ दी असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट, क्योंकि जब घुरी के सामने पृथ्वीराज चौहान लड़ने आए तो चौहान को कोई मदद नहीं आती है, लोकल राजा लोग सपोर्ट करने नहीं खड़े रहेंगे, राइट। ओके, तो इसका राइट आंसर ए होगा, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके सिवाय आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर सवाल पूछे है कि कौन सा सिटी कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। कांची, जैसलमेर, कोडाईकनाल और भिलाई सर। अब मुझे पता है कि कांची जो है वो एंशिएंट पीरियड का सिटी है। जैसलमेर मुझे पता है कि मिडीवल पीरियड राजपूत डायनेस्टीज के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था सर, है ना। तो वी विल सी कि मारवाड़ रीजन के अंदर जब एक्सपांशन हुआ राजपूताना किंगडम्स का तो तब ये मिलता है। कोडाईकनाल ब्रिटिश के द्वारा बनता है हिल स्टेशन के रूप में। भिलाई जो है वो तो हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पार्ट के रूप में किया। तो ए का 4 कहां पे आ रहा है? ए का 4 आपको एक ही आंसर के अंदर देखने को मिलेगा, वो यहां पे सर, ठीक है। फिर ऑटोमेटिकली बी का 3 जा रहा है, सी का 2 जा रहा है एंड डी का 1 जा रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है सर, ठीक है। तो कभी कभी आप लॉजिक से एक दो चीजें जानते होगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कांची यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ पल्लवास, और इसके भी पहले आपको तमिल पीरियड के अंदर भी कांची के एग्जिस्टेंस के एविडेंसेस मिल जाते हैं, राइट। इसके सिवाय आपको सवाल पूछा गया है देवेन भट्ट, हेमाद्री, माधवाचार्य और बल्लाल सेन, और आपको बताना है कि कौन सी किताब बेसिकली ऑथर जो है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, ये बुक और ऑथर के कंटेक्स्ट में आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन से ऑथर के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है सर, ठीक है। तो विच ऑथर हैज रिटन द बुक, और इसके साथ आपको मैच द फॉलोइंग करना है। अब आप देखिए, आप में से कुछ नहीं पता पर मैं आपको लॉजिक से बता देता हूं। माधवाचार्य करके एक बेसिकली आपके अद्वैत थिंकर हुआ करते थे, जिन्होंने द्वैत दर्शन दिया था, अद्वैत नहीं दिया था पर द्वैत दर्शन दिया था, मूलतः से वेदांत स्कूल से बिलोंग करते थे, राइट। माधवाचार्य की एक बुक है पराशर माधव, अगर आप देख रहे हो पराशर स्मृति के ऊपर है। तो सी का 2 जहां पे आ रहा है पहले तो वो मैच कर दो सर, ठीक है। तो सी का 2 जहां पे आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए तो हट जाएगा, वी विल सी कि ऑप्शन नंबर सी भी हट जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि सी का 2 इधर बी और डी में ही आएगा, राइट। अब इसके सिवाय आपको कुछ और याद रखना है। अब बल्लाल सेन के बारे में मैंने आपको बताया कि बल्लाल सेन वाज द रूलर ऑफ द सेन डायनेस्टी सर, है ना। अद्भुत सागर, दान सागर जैसी टेक्स्ट इन्होंने लिखी है सेन डायनेस्टी के कंटेक्स्ट में। तो आपको डी का 1 देखने को मिल जाएगा। अब आप देखिए कि धीरे धीरे करके मैं नैरो डाउन कर रहा हूं, सी का 2 और डी का 1 कहां पे आ रहा है, तो दैट इज कमिंग टू ऑप्शन नंबर डी। तो ऑटोमेटिकली वी विल सी कि मेरा आंसर डी बन जाएगा। तो हर बार जरूरी नहीं है कि मुझे हर एक चीजें पता होनी चाहिए। एवरी टाइम इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई विल बी अवेयर एंड नॉलेजेबल अबाउट ईच एंड एवरी टेक्स्ट की भाई किसके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि मैं यहाँ पे मिडिल पाथ यानी एक बीच का रास्ता बेसिकली निकाल के आंसर निकाल सकता हूं सर, ठीक है। तो देवेन भट्ट की ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 4 स्मृति चंद्रिका मिल जाएगी, और हेमाद्री की चतुर्वर्ग चिंतामणी आपको मिल जाएगी, राइट। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को लेके, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन जनवरी 1944। इतना जहरीला सवाल की बात मत करो। और महीना कौन याद रखता है, यहां साल याद नहीं रहता। इट वाज फॉर्म्ड इन अक्टूबर 1934 सर। ओके, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया जैसे लीडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो बड़ा जहरीला सवाल है सर, ठीक है, मेरे को भी याद ना रहे सर, पर इसको पढ़ पढ़ा के वो लॉजिकली आंसर करने की कोशिश करेंगे, तब जाके चीजें मिलेगी, राइट। सेकेंडली, जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली ज्वाइन दिस पार्टी ड्यू टू सिंपैथी फॉर सोशलिज्म। जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी फॉर्मली इसको ज्वाइन नहीं किया था, याद रखेगा, वो बाहर से मदद कर रहे थे। इनफैक्ट सीएसपी वाले लेटर ऑन कांग्रेस का ही पार्ट बन जाएंगे, राइट। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसके राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, एक और मतलब ये जहरीला है क्योंकि ये तो पता है, ये आपको नहीं पता होगा, 1934 पता होगा, पर जनवरी अक्टूबर अब महीने भी याद रखने पड़ेंगे, वरना यूपीपीएससी इसका पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, इतने टफ क्वेश्चंस आए हैं सर। ओके, इसके सिवा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के रूप में है मर्डर और अबू फजल, फैजी, डेथ ऑफ दनियाल। अरे भाई साहब क्या पूछ रहे हो सर, ठीक है, कुछ भी कहीं से आ रहा है। अब शेख मुबारक बेसिकली अकबर के सूफी फिलोसफर थे और उनके ही फादर थे, मतलब अबू फजल और फैजी के फादर थे। ऑब्वियस है कि वील सी की ये सबसे एल्डर थे, तो इनकी मृत्यु पहले हुई थी अकबर के कोर्ट के अंदर। तो मुझे पता है कि ये 1590s के आसपास की घटना है। अब सवाल आता है मर्डर ऑफ अबू फजल किसने किया था? सलीम ने किया था। कब किया था? 1602-3 के आसपास, जब सलीम ने विद्रोह किया था। सलीम मतलब अपना जहांगीर सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो ये भी मुझे एक आइडिया लग गया है। अब मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है फैजी और दनियाल। मुझे ये भी पता है कि दनियाल सलीम का सबसे बड़ा भाई था, मतलब ही वाज छोटा भाई था, नो डाउट। मुराद और दनियाल ये दोनों के दोनों अकबर के दो और बेटे थे, उन दोनों की मृत्यु हो जाती है और उसके कारण सलीम अकेला बचता है, जो जहांगीर के रूप में आता है 1605 में सर, ठीक है। दनियाल का मृत्यु 1604-1605 के आसपास होता है, तो मुझे पता है कि ये सबसे लास्ट होता है सर, ठीक है। तो आप देखिए कि 2 सबसे पहली इंसिडेंट है, क्योंकि शेख मुबारक बहुत बूढ़े थे तो उनकी मृत्यु हो जाती, इबादत खाना में अकबर के गाइड करने वाले थे। तो दनियाल सबसे लास्ट उसकी मृत्यु होगी, मुझे कंफर्म है सर, ठीक है। तो जहां 4 सबसे लास्ट आता है वो रहेगा, ए और डी तो मैं ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर दूंगा। उसके बाद मुझे ये भी पता है कि शेख मुबारक की मृत्यु सबसे पहले हुई थी सर, ठीक है। तो आप देखने की कोशिश करिए, तो इस तरह से मैं अगर लॉजिक एस्टेब्लिश करूंगा तो मुझे एक कहानी मिल जाएगी, 2314 विल बी द राइट आंसर। तो देखिए, हर बार मुझे साल याद रखने की आवश्यकता नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, यू वोंट बी एबल टू रिकॉल ईच एंड एवरी ईयर्स। आप हर एक साल को रिमेंबर रिकॉल नहीं कर पाओगे, आपको बड़ी दिक्कतें होगी। आप इसी तरह से लॉजिक से ही आंसर कर पाएंगे सर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये भी बड़ा जहरीला सवाल है। लिंगलिथगो का ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन का भारत में आना, रामगढ़ का वी विल सी की कांग्रेस और रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। अब मुझे यह पता है कि यह अक्टूबर 1939 की घटना है सर, ठीक है। रामगढ़ कांग्रेस मार्च 1940 में हुआ था, मार्च 1940 में, यस। वहां पे विल सी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेकर कंटेक्स्ट हुई, डिस्कशन हुई। क्रिप्स मिशन आता है समवेयर इन 1942 के मार्च के अंदर, और लिंगलिथगो की ऑफर है वो अगस्त 1940 की घटना है सर, गेटिंग ऑफर्ड। ओके, तो अगर आप इस तरह से देखने की कोशिश करोगे तो मुझे ये चीज बड़ी क्लियर कट पता है और आइडिया के रूप में है कि भाई ये जो ऑप्शन है रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, वो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे सर, ठीक है। और इसी बेसिस के ऊपर से मैं आइडेंटिफाई करके कह सकता हूं कि कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया था अक्टूबर 1939 में, वर्ल्ड वॉर 2 के कारण। यहां से ही ये ऑप्शन शुरू मैच भी हो रहा है सर, ठीक है। तो 4312 है ना, 4312, क्योंकि क्रिप्स का मिशन सबसे लेट आया और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, पर थीमेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन करवाता रहा हूं कि कहानी किस तरह से चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि मुझे ये पेपर सॉल्यूशन को कंसाइज वे के अंदर आपको एक्सप्लेन कर देना है सर, ठीक है। हिंदू पॉलिटी नाम की बुक किसने लिखी थी? विल कम टू नो की के पी जायसवाल के द्वारा। वंडर दैट वाज इंडिया, ए.एल. बशम सर, है ना। यहाँ पे ये पढ़ी है हमारे पास, हिस्ट्री ऑप्शनल के विद्यार्थी बेसिकली उसको पढ़ते भी रहते हैं। ये रही वंडर दैट वाज इंडिया, ए.एल. बशम की किताब है सर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली द हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया सर, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया की कहानी ही आपको विंसेंट आर्थर स्मिथ के साथ देखने को मिल जाएगी। तो कोसंबी की जो है वो स्टडी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री आपको मिलेगी। तो वी विल सी कि डी का 4 कहां पे आ रहा है, वो वेयर इज द ऑप्शन नंबर 4 सर, ठीक है ना। तो वी विल सी कि 3214 आपको यहां पे मिल जाता है सीधा सीधा। ए का 3 है, बी का 2 आपको देखने को मिलता है, सी का 1 और डी का 4। ये ऑप्शन नंबर सी है। डी यहां नीचे थोड़ा दब गया है, बट राइट आंसर आपका 3214 आएगा। मैच द फॉलोइंग करोगे तो भी आपको पता चल जाएगी। ये किताब आपको सिलेबस में थी पहले, जब यूपीएससी मतलब है ना ब्रिटिश काल में बच्चों को पढ़ाया जाता था तब सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं।
असर्शन रीजनिंग आया, मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट कंसीडर ब्रिटिश रूल एज एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस एंड डेस्टिन्ड टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन। सही है कि गलत है? यस, मॉडरेट्स के द्वारा सोचा गया था, दिनसा वाचा, दादाभाई नौरोजी, इन सबका यह मानना था कि ब्रिटिश आर हियर फॉर इंडियाज बेटरमेंट, राइट। रीजंस क्या है? ओके, दे कंप्लेन ओनली अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब दिस इज ऑल्सो करेक्ट सर, ठीक है। इनका यह मानना है कि ब्रिटिश रूल ने कुछ कुछ नेगेटिव चीजें की है, पर उसका मतलब ये नहीं कि उसको हटा देना चाहिए। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसके साथ असर्शन रीजनिंग में मैच नहीं हो रहा है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि भाई बोथ आर करेक्ट बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि आप देखिए कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है पर उसकी मैचिंग में नहीं जा रहे, राइट। तो असर्शन रीजनिंग में हमेशा देखना है कि बीच में बिकॉज ऐड कर दे। अगर बिकॉज ऐड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएगी सर, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दिस इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहां पे सही जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल सी दैट ये हमें क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि इसमें नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन की जो थीम है वो बहुत प्रोमिनेंटली जा रही है। कुछ लोग इसके अंदर सी भी कर सकते हैं क्योंकि उनको लगेगा कि भाई देखो वी विल सी कि ये मैचिंग जा रहा है, पर मेरे हिसाब से माइट बी ए ऑल्सो सर, ठीक है। तो इसको ए और सी के कंटेक्स्ट में छोड़ देते हैं सर, ओके। अब यूपीपीएससी इसको कैसे इंटरप्रीट करता है, खैर लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, है ना। सी भी हो सकता है बाय द वे सर, ओके, क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ले लेंगे, क्योंकि मॉडरेट्स जो थे वो बेसिकली अन ब्रिटिश रूल को ही हाईलाइट करते हैं। देखो दादाभाई नौरोजी ने किताब भी लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया सर, ठीक है। तो वो भी इसी के कंटेक्स्ट में लिखी गई थी। तो माइट बी ऑप्शन नंबर सी ऑल्सो। लेट्स यूपीपीसीएस कम अप विद ऑफिशियल आंसर की एक आध सवाल में ऐसा इंटरप्रिटेशन आपको मिलता रहेगा। खैर, Which of the following statement is not correct about William A.J. Archbold? अरे भाई, थियोडर बैक, थियोडर मॉरिसन, विलियम आर्कबोल्ड, इन सब के ऊपर से कौन सवाल पूछता है? पर्सनालिटीज के ऊपर से पूछा गया कि ये यहाँ पे कॉलेज में, ढाका में, लाहौर में, अलीगढ़ में, इलाहाबाद में कहाँ पे प्रिंसिपल नहीं था सर, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो राइट आंसर ये है कि ये लाहौर का प्रिंसिपल नहीं था, बाकी ढाका, अलीगढ़ और इलाहाबाद तीन सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल रहा है। हिस्ट्री को लेके इसने इंटरप्रिटेशन किया था एंड वी विल फाइंड कि यही व्यक्ति था जिसने मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि वो चाहता था कि मुसलमानों के लिए एक अलग से प्रपोजल किया जाए। और इसी के कारण 1907 में जब भारत के अंदर वाइसरॉय मिंटो हुआ करता था तो एक शिमला डेपुटेशन गया था। शिमला डेपुटेशन में भी ही वॉज वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल सर, ठीक है। अब इस तरह के सवाल आपको भारी भारी पूछ रहे, वो कहां से आए हैं? तो ये ग्रोवर एंड मेहता में बेसिकली विलियम आर्कबोल्ड के बारे में जो 4 लाइनें लिखी गई है उसमें से वर्बेटिमली सवाल पूछ दिया है। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि यूपीपीएससी आपको पूछ देगा अबाउट थियोडर बैक और थियोडर मॉरिसन एज वेल। ये भी अलीगढ़ के प्रिंसिपल्स हुआ करते थे, अलीगढ़ मोमेडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जहां से पाकिस्तान के मूवमेंट को रिवॉल्व किया गया, राइट, ओके। तो बड़ा फैक्चुअल सवाल था। खैर, इसके सिवाय क्रोनोलॉजिकली थोड़ा कंपैरेटिवली इजी सवाल आया है। वेल्लोर म्यूटिनी, नाना फडणवीस की मृत्यु सर, ठीक है, ये इजी है, ये 1800 में हुआ। वेल्लोर म्यूटिनी 1806 में हुई, वेलेस्ली 1805 में गया और एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से लेके 1816 तक होती है, राइट, ओके। तो आपको पता है कि 2134 सर, ठीक है, 2134 या जस्ट अ सेकंड सर, ठीक है ना, समझे, 2314 सॉरी 2314 है ना, ये रहा सर, है ना, 1805 1806। तो आंसर इसका ए होगा, 2314 सर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने फैक्चुअली। तो होपफुली आपको पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि इसका राइट आंसर ए है, 2314। कंपैरेटिवली इजी सवाल आपको मिलेगा, राइट। नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। ये भी बड़ा भारी सवाल है सर, है ना, काफी लोगों को लगेगा कि सर याद नहीं रहता है, पर एक ही ऑप्शन से आप सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर पाएंगे सर, ठीक है। कैसे? तो वो है यहाँ पे पईका रिबेलियन में बक्सी जगबंधु का नाम है सर, बक्सी जगबंधु। सो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द पईका रिबेलियन। अब ए का 4 कहां पे आ रहा है सर, ठीक है, तो फिर आप है ना उल्टा कान बंद करके, आंख बंद करके इसको टिक कर दीजिएगा सर, ओके। बी का ऑटोमेटिकली 3 चला जाएगा सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो मुफ्ती मोहम्मद अहवाज बरेली के रिवोल्ट करते हैं। सी का 1 मलाबार रिवोल्ट में आपको कुंगन मिले गए एंड सिलहट रिवोल्ट के अंदर वी विल कम टू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राजाराम करके एक रिवॉल्यूशनरी मिलते हैं। बक्सी जगबंधु ने 1817 में विद्रोह किया था। कभी कभी सिविलियन ट्राइबल पीजेंट रिवॉल्ट्स के अंदर इस तरह के सवाल आते हैं, तो आप एक नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इनफैक्ट इनके स्टेट को खत्म कर दिया गया था बाय द ब्रिटिश, एनेक्स कर दिया गया था, अगर आपको हिस्ट्री पता होगी सर, ठीक है। इसके सिवाय आपको और भी बुक्स के नाम पूछे हैं, भर भर के यूपीपीसीएस मस्ती ले रहा है आपके साथ सर, ठीक है। तो लालजी गोपाल, हबीब निजामी, लाल और दशरथ सम्मा सर, ठीक है। मुझे ना 2 किताबों के नाम पता है। लल्लन जी गोपाल की पता है कि उन्होंने इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडिया लिखा था सर, ठीक है। तो ए का 2 जहां पे आ रहा है पहले तो मैं वही टिक कर दूंगा, ऑलमोस्ट यही ऑप्शन मेरे को मिल रहा है। हबीब निजामी की पता है कि ये खालिक अकमान निजामी एंड इरफान हबीब, मोहम्मद हबीब अगर आपको पता होगी तो सर, है ना, अलीगढ़ स्कूल से बिलोंग करते हैं, मिडिवल इंडिया के बहुत ही
कॉम्प्रिहेंसिव इनर टेक्स्ट लिखी है, तो वो दिल्ली सल्तनत में किताब लिखते हैं, वो भी मुझे पता है सर, ठीक है। तो बी का 1 आ जाता है और ए का 2 आ जाता है। बी का 1 ए का 2 वी विल सी कि ऑटोमेटिकली यहां पे दुकान रुक जाती है। के एस लाल वी विल सी की उनके द्वारा खलजीस के ऊपर किताब लिखी गई है। कृष्ण शरम लाल ऐसा नाम है उनका सर, कृष्णम शरणम लाल ऐसा कुछ नाम है, शर्मन लाल। एंड देन वी विल सी कि दशरथ शर्मा के द्वारा चालुक्य के ऊपर सर, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो राइट आंसर सॉरी ए है 2143, मतलब उसके साथ मैचिंग में चला जाता है। खैर, इसके सिवाय आपको पूछा गया है स्टेटमेंट्स को लेके, सिंपल है, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है कि कुंवर सिंह लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर इन बिहार लेड द रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। सही है कि गलत है? यस, ये सही है। 1857 के रिवॉल्ट में इन्होंने विद्रोह पालन किया। लॉर्ड डलहौसी रिकॉग्नाइज द एडॉप्टेड सन। नहीं भाई, उनको तो मना कर दिया था दामोदर राव को सर, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के एडॉप्टेड सन को मना किया, इसके लिए तो उन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया सर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ओनली 1 हो जाएगा सर, ठीक है। सी इज द ओनली 1 आंसर, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके सिवाय आपको ट्रैवलर्स के ऊपर पूछा गया है फाहियान, ह्यूएनसांग, अल बिरूनी, इत्सिंग। अब मुझे पता है कि फाहियान सबसे पहले आया था गुप्ता पीरियड में, 380 390 के आसपास का पीरियड में कंसीडर करूंगा, राइट, ओके। 400 लेट पहले चंद्रगुप्त 2 के समय पे। ह्यूएनसांग अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखोगे तो सबसे सेकंड टाइम आता है, क्योंकि वो आया है हर्षवर्धन 630 के टाइम पे। इत्सिंग आता है पोस्ट ह्यूएनसांग 670 के आसपास। और अल बिरूनी देखोगे तो 1000 के बाद आता है गजनी के कार्यकाल में सर, ठीक है। तो 1 2 3 4 मतलब है ना 4 3 1 2, 4 3 1 2 क्या है सर? ये रहा सर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अराउंड, ओके। तो हर बार जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज आनी चाहिए, आप कंटेम्पररी राजाओं को इस तरह से भी याद रख के आइडेंटिफाई कर पाएंगे सर, ठीक है। इसके सिवाय आपको पूछा गया है कि बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फॉर्म एंड सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इन हिज हैंड्स। असर्शन है। नेक्स्ट पूछा गया ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट मंगोल्स। ये सही है कि गलत है? यस, ये सही है। अब क्या इसके कारण वो पावर को सेंट्रलाइज करना चाहता था? तो इसके ऊपर एक डिबेट है सर, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बलबन बेसिकली अपने आप को डिवाइन इंटरप्रिटेशन में मानता था, वो जिल्ले इलाही कहता था, इसके लिए उसने सेंट्रलाइज किया है। मंगोलों की पॉलिसी के कारण वो सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा जरूर नहीं है। इसके ऊपर एक डिबेट है। बलबन के बेटे की भी मृत्यु हो गई थी इसी के कारण सर, ठीक है। पर मोटे मोटे तौर के ऊपर हम इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों सही स्टेटमेंट है, बट इट इज नॉट द कोरिलेटिव, क्योंकि बलबन की सेंट्रलाइजेशन के कारण और भी थे। वो चालीसा सिस्टम को खत्म करना चाहता था, नोबिलिटी को खत्म करना चाहता था, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस बलबन ने जो है वो सेंट्रलाइजेशन को पुश किया है सर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर से आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। मोटे मोटे तौर के ऊपर दोस्तों हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया है उसमें 25 एक सवालों को डिस्कस किया है। यूपीपीसीएस के द्वारा इस बार बड़ी भारी पेपर को पूछा गया था, और मेरे को लगता है कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस अराउंड 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो अटेम्प्टेबल थे। 2-3 सवाल ऐसे हैं जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट भी रहे हैं, पर वो तो हर बार की कहानी है। आपको आइडिया रहना चाहिए कि दिस इज व्हाट द प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन ठीक लगा। 1-2 क्वेश्चंस में अभी सॉल्यूशन मुझे लग रहा है कि थोड़ा चेंज हो सकता है, सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन बाय यूपीपीएससी। कमेंट सेक्शन के अंदर अगर मुझे कुछ इसमें कॉरिंगेंडम करने की आवश्यकता है तो मुझे बताना। आपने कितने अटेम्प्ट किए वो भी मुझे बताना, और आपको ये सेशन कैसा लगा इसके बारे में भी बताइएगा। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक के अंदर मिल जाएगी। जुड़िए हमारे साथ ऑन अनअकैडमी। इसी तरह के पेपर्स को अटेम्प्ट करिए हमारे यूसीएससी यूपीएससी सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर, जो हो रहा है 29 दिसंबर 29 दिसंबर सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। तो जरूर से लाभ उठाइए। मैं एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपको वापस मिलूंगा। दिस इज मी प्रतीक नायक, PN लाइव साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।